अगेन पंक्चुअली एट 8 o'clock, और बिल्कुल कहता है राइट 8 बजे द इलेक्ट्रिसिटी है वो चली जाती है। इमीडिएटली सकिंग ऑफ दरियागंज इनटू ए बॉक्स ऑफ शेडोज, और दरियागंज है वो पूरा का पूरा जो एरिया है ए बॉक्स ऑफ शेडोज, एक छाया के घेरे में आ जाता है। सो दैट द डिस्टेंट ग्लो ऑफ कनॉट प्लेस, और अब इसका कारण क्या हुआ कि दूर से जो कनॉट प्लेस है स्टिल लिट अप, वहाँ पर अभी भी रोशनी होती है, वो दूर से ग्लोइंग चमकता हुआ दिख रहा है। वो इम्फेसाइज्ड, मतलब उसकी रोशनी और ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि सारा का सारा शहर अभी अंधेरे में होता है। द होरिजन वो जो इल्यूमिनेटेड, इससे दूर तक जो क्षितिज है वो इल्यूमिनेट चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। एज बाई ए फायर, जैसे कि कोई आग लगी हो, रोस्टेड रेड जैसे, और बिल्कुल लाल हुई हो। द ट्रैफिक मेड लॉन्ग स्ट्रिप्स ऑफ लाइट अप, और ट्रैफिक नहीं कहता है अब वहाँ पे जो ट्रैफिक है जो रोड पे, उससे कहता है लंबी लंबी लाइट्स की स्ट्रिप्स या किरणें देखी जा सकती है। एंड डाउन द स्ट्रीट्स बिलो देम, नीचे गली में ट्रैफिक की वो लंबी लंबी लाइट्स की आप जो स्ट्रिप्स है वो देख सकते हो, लाइन देख सकते हो। लाइंग बैक, पीछे की तरफ लेटा हुआ। बसु सादा डोम ऑफ द स्काई, बसु आसमान को दिखता है एज एब्सोल्युटली इम्पेनिट्रेबल, जो कि उसको पूर्ण रूप से अभेद्य लगता है। सराउंडेड विद समर डस्ट, क्योंकि वो पूर्ण रूप से समर की डस्ट से भरा हुआ है, जिसके कारण उसके लिए आकाश को देखना बिल्कुल असंभव सा लग रहा है। इट सीम टू हिम एज एयरलेस, और उसको आसमान ऐसे लग रहा है जैसे कि बिल्कुल भी हवा नहीं है। एज आ रूम बिलो, जितनी जैसे कि नीचे रूम में था उसको ऊपर भी वैसा ही लग रहा है कि आसमान में भी बिल्कुल भी हवा नहीं है। निखिल निखिल ही वेप्ट, और होता है एज दाओ द चाइल्ड माइट हैव हेल्प्ड, उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बच्चा अब उसकी हेल्प करेगा, ऐसे लग रहा है। वो निखिल निखिल ऐसे चल रहा है कि अब निखिल आएगा और उसको सांस लेने में हेल्प करेगा। नेवर कुड ही फाइंड एनी ईज, नोर कुड ही फाइंड एनी ईज, यहाँ उसको बिल्कुल भी आराम नहीं मिलती, ना ही कंफर्ट मिलता है। ऑन दैट अनअकस्टम्ड स्ट्रिंग बेड, क्योंकि अनअकस्टम्ड मीन्स अनहैबिचुअल, मीन्स जो वो जब नीचे रहता है तो वो लकड़ी की बनी हुई चारपाई पे सोता है, परंतु ऊपर जिस बेड पे वो लेटा है वो किसका है, रस्सी का बना हुआ है। मीन्स उस रस्सी की वो हैबिचुअल नहीं था, आदि नहीं था, इसलिए वो उस पर बिल्कुल भी कंफर्ट फील नहीं करता है। द वुडन पैलेट इन देयर रूम, उनके रूम में जो कहता है लकड़ी का बिछोना था, वॉज ऑफ कोर्स टू हैवी टू कैरी, वो काफ़ी भारी होता है इसलिए उसको ले जाना मुश्किल होता है। ही कंप्लेंट दैट हिज हैवी बॉडी सेंक इनटू इट, वो शिकायत करता है कि उसका भारी शरीर है वो उसके अंदर घुस गया है। एज ए हैमॉक, जैसे कि कोई खटो इट एज इंटू ए हैमॉक, कहता है जैसे किसी खटोले में कोई आदमी धंस जाता है, उसी तरीके कहता है कि मेरे जो भारी शरीर है वो इस चारपाई में धंस गया है। एंड द स्ट्रिंग्स कट इनटू हिम, और उसको उसकी स्ट्रिंग्स है जो रस्सियाँ हैं वो चुभ रही है। दैट ही कुडंट टर्न ऑन दैट wobbling net in which he was caught like some dying fish, और कहता है कि अब जो वोबलिंग नेट, जो उस चारपाई की जो रस्सियाँ हैं वो इधर उधर वेव हो रही है, हिलती हुई, कहता है हिलती डुलती हुई उन रस्सियों के बीच में, कहता है वो कैसे लग रहा है, वो खुद को ऐसे फील कर रहा है जैसे कि कोई मरती हुई मछली की तरह फील कर रहा है। गेस्पिंग फॉर एयर, और वहाँ पे वो हवा के लिए हाँफ रहा है। एक तो उसके लिए जो बेड है चारपाई है वो कंफर्टेबल नहीं है, और उन रस्सियों के बीच में कहता है वो जब बार बार कभी इधर उधर अपने को कंफर्ट करने की कोशिश में हिल रहा है, तो कहता है हिलता हुआ मैं उस मरती हुई मछली की तरह छटपटा रहा हूँ या उसकी तरह फील कर रहा हूँ। इट वॉज नो कूलर, बिल्कुल भी ठंड नहीं है। देन इट हैड बीन इंडोर, जितनी की कहता है अपनी उसकी वाइफ ने कहा था ना कि अंदर गर्मी है ऊपर से थोड़ा मौसम ठीक है, कहता है कि जितना अंदर था उतना ही बाहर भी गर्मी है, कोई भी ठंड नहीं है। ही कंप्लेंट, वो शिकायत करता है। देयर वॉज नॉट द स्लाइटेस्ट ब्रीज, बाहर हल्की सी भी हवा नहीं होती। द डस्ट वॉज स्टिपलिंग, और चारों तरफ क्या होता है, डस्ट होती है जिससे उसका स्टिपलिंग, उसका दम घुट रहा होता है। ओतिमा सून लोस्ट द लाइट हार्टेडनेस, अब ओतिमा जो पहले बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि वो अपनी वाइफ को छत पे ले जाएगी और इससे उसको कंफर्ट फील होगी, तो कहता है लाइट हार्टेडनेस, जिसने कि अपने थोड़े से जो कहीं दिल को हल्का कर लिया था या थोड़ी बहुत खुश थी, उसकी खुशी आफ्टर सम टाइम ख़त्म हो जाती है। दैट हैड कम टू हर विद दिस अनअकस्टम्ड चेंज ऑफ सीन, क्योंकि जो चेंज था सीन जिसके वो हैबिचुअल नहीं थे,
उस सीन के कारण है, उस सिचुएशन के कारण उसकी सारी की सारी खुशी थोड़ी ही देर में ख़त्म हो जाती है। सी टायर्ड ऑफ ड्रैगिंग अराउंड द पिलोज, वो थक चुकी है पिलो को एक जगह से उसके चारों तरफ पिलो को अरेंज करने में, एंड पाइलिंग अ बोल्स्टर, और बोल्स्टर के ढेर लगाने में, हेल्पिंग हिम इनटू ए सीटिंग पोजीशन, कभी उसको बैठाती है, देन लोअरिंग हिम, कभी उसको लेटाती है, हिम इनटू एन हॉरिजॉन्टल वन, कभी उसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखती है, कभी ब्रिंगिंग हिज मेडिसिन, कभी उसके लिए मेडिसिन लेके आती है, कभी उसके लिए पंखा झुलाती है एक पाम के लीफ से। इवेंचुअली ऑफ हिज ग्रोन एंड सोप्स एज वेल, परंतु उसकी अंत तक कहता है उसकी घराट और चीखें हैं, सिसकियाँ हैं, वैसी की वैसी ही हैं। फाइनली शी गेव अप, अंत में वो छोड़ देती है, एंड कोलेप्स्ड ऑन टू हर आउन स्ट्रिंग बेड, और अपनी दूसरी जो रस्सी वाली चारपाई है उसके ऊपर ढेर हो जाती है, लेट जाती है, गिर जाती है, लाइंग देयर एग्जाउटेड एंड स्लीपलेस, वहाँ पे बिल्कुल थकी हुई हो और बिना नींद की। टू डिस्ट्रैक्टेड बाय द साउंड ऑफ ट्रैफिक टू स्लीप, क्योंकि वो भी नींद ले पाती है क्योंकि छत के ऊपर ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा साउंड होती है। ऑल थ्रू द नाइट हर हस्बैंड मोन्ड एंड गेस्ट फॉर वे, सारी की सारी रात है मिस्टर बसु है वो कराता रहता है और हवा के लिए हाँफता रहता है। टुवर्ड्स डॉन, डॉन मीन्स सूर्योदय के समय तक, इट वॉज सो बैड दैट शी हैड टू गेट अप एंड मसाज हिज चेस्ट, उसकी सिचुएशन इतनी बुरी हो जाती है कि उसकी पत्नी को उठना पड़ता है और उसकी छाती की मसाज करनी पड़ती है। व्हेन डन लॉन्ग, जब वो लंबे समय तक उसकी मसाज करती है, पेशेंटली इनफ, और पेशेंटली इनफ मतलब बहुत ही ज़्यादा धीरे से करती है, इट सीम टू रिलीव हिम, तो उसको थोड़ी सी रिलीफ मिलती है। नाउ लाई डाउन फॉर ए वाइल, वो कहते थोड़े समय के लिए लेट जाओ। आई विल गो, मैं जाती हूँ, एंड गेट सम आइस्ड वाटर, और कुछ ठंडा पानी लेकर के आती हूँ, फॉर यूर हेड, तुम्हारे सिर के लिए। सी सेड, लावरिंग हिम ऑन टू द बेड, और उसको बेड के ऊपर लेटा देती है, एंड वेंट टायर्डली डाउन द स्टेयर, और बिल्कुल थकी हुई नीचे सीढ़ियों से नीचे जाती है। लाइक सम बंडल ऑफ डैम्प वॉशिंग स्लोली फॉलिंग, अब राइटर ने उसके जो नीचे जाने की जा रही है ओतिमा का, उसको कंपेयर किया है, कहता वो ऐसे जा रही है जैसे कि कोई डैम्प वॉशिंग कि अभी अभी वॉश किए हुए गीले कपड़ों की कोई भी बंडल गठरी को कहता है सीढ़ियों से नीचे छोड़ दिया गया, उस तरह से वो धीरे धीरे कहता है सीढ़ियों से नीचे लुढ़कती हुई जा रही है। हर आइज़ ड्रूप्ड, उसकी आंखें हैं बिल्कुल नीचे की तरफ झुकी हुई हैं। हैवी बैग्स हेल्ड द टायर्डनेस अंडर देम, कहता है भारी बैग हेल्ड द टायर्डनेस अंडर देम, उसके उसके अंदर की टायर्डनेस को या उसके अंदर की थकान को अभी भी वो बनाए हुए हैं, या वो अभी भी वो बहुत ज़्यादा थकी हुई है। टू हर सरप्राइज, अपने सरप्राइज, उसके लिए सरप्राइज होता है, देयर वॉज ए लाइट ऑन इन देयर फ्लैट, कि उनके फ्लैट में लाइट ऑन होती है। देन सी हर्ड द टिकिंग ऑफ द फैन, और तभी उसको पंखे की टिक टिक की आवाज़ सुनाई देती है। सी हैड फॉरगॉटन टू टर्न इट ऑफ व्हेन दे वेंट अप टू द टेरेस, कहते हैं पहली शाम को जब वो ऊपर जाते हैं तो वो उसको टर्न ऑफ करना भूल जाती है। इट सीम्ड इलेक्ट्रिसिटी हैड बीन स्विच्ड ऑन अगेन, और उसको ऐसा लग रहा है कि अब इलेक्ट्रिसिटी वापस आ गई है। अर्लियर देन दे हैड एक्सपेक्टेड, जितनी उन्होंने उम्मीद की थी उससे पहले वो इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। द रिलीफ ऑफ इट ब्रॉट हर एनर्जी बैक इन अबाउंड, अब इस बात से ही उसको इतनी देर संतुष्ट रिलीफ मिलती है कि उसमें एकदम से एनर्जी आती है। सी बसल्ड, अब वो ऊपर की तरफ भागती है। आई विल ब्रिंग हिम डाउन, मैं उसे नीचे लाती हूँ। आई विल गेट सम हावर्स टू स्लीप आफ्टर एल, ही विल गेट, मतलब कम से कम कुछ घंटे के लिए वो आराम से सो सकता है, वो खुद से ही बात करती है। इट विल ऑल राइट, ठीक है। सी कॉल्ड आउट एज सी वेंट अप टू द टेरेस अगेन, जब वो वापस टेरेस पे जाती है और उसको बुलाती है। द इलेक्ट्रिसिटी इज़ ऑन अगेन, इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, कम आओ, आई विल हेल्प यू डाउन, मैं आपको नीचे जाने में हेल्प करती हूँ। यू विल गेट सम स्लीप इन योर बेड आफ्टर ऑल, पता कम से कम तुम अपने बेड पे कुछ समय के लिए सो तो सकते हो। लीव मी अलोन, मिस्टर बसु कहता मुझे अकेला छोड़ दो। ही रिप्लाइड क्वाइट जेंटली, बहुत ही आराम से उसको रिप्लाई करता है, जो कि उसके नेचर के बिल्कुल विरुद्ध है, क्योंकि वो हमेशा ही अपनी वाइफ से एकदम से चिल्ला कर बात करता है ना। वाई वाई, शी क्राइड, आई विल हेल्प यू,
यू कांट गेट इन टू योर ओन बेड, यू कैन गेट कहते तुम जा सकते हो अपने बेड पे, यू विल बी क्वाइट कंफर्टेबल, और वहाँ पे तुम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होगे। लीव मी अलोन, परंतु वो कहता मुझे अकेला छोड़ दो। ही सेड अगेन इन स्टिल वॉइस, अभी भी वो बिल्कुल शांत आवाज़ में बात करता है। इट इज़ कूल नाउ, कहता अब बिल्कुल यहाँ पे ठंडा है। इट वॉज मॉर्निंग, सुबह हो चुकी थी। हैड स्टेड अप सम ब्रीच ऑफ द स्लगिश रिवर जमुना बीनीथ द सिटी वॉल्स, और ऐसा लग रहा था कि सुबह ने थोड़ी सी जो रात की बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी, जो रात की बिल्कुल बंद पड़ी हवा थी, कहता उसको उकसा दिया था कि वो थोड़ा चले। ऑफ द स्लगिश रिवर, और जैसे कि कहता है जमुना जो नदी है बहती है, वो जमुना के नीचे से या जमुना के पार से कहता है थोड़ी थोड़ी ठंडी हवाएं हवा चलने लगी थी बीनीथ द सिटी वॉल, शहर में। इट वॉज कैरिड ओवर द रूफ टॉप्स ऑफ द स्टीफल्ड सिटी, और ये हवा उस स्टीफल्ड और भीड़ भाड़ वाले शहर की केवल छत पर ही महसूस की जा सकती थी। ये हवा क्या थी? पेल, बिल्कुल मध्यम थी, फ्रेश, ताज़ा थी, डेलिकेट और बहुत ज़्यादा सुहावनी थी। इट ब्रोट विद इट द मॉर्निंग लाइट, और उसके साथ साथ सुबह की रोशनी भी हो गई थी। एज डेलिकेट एंड स्वीट एज द ब्रीज इटसेल्फ, और सुबह की मॉर्निंग भी, वो सुबह की लाइट भी इतनी ही स्वीट और कोमल थी जितनी की हवा सुहावनी थी। ए प्योर पैलर अनलाइक द लिविड ग्लो ऑफ आर्टिफिशियल लाइट, ये कहता है ए प्योर, बिल्कुल पैलर, पीलेपन को लिए हुए थी, ना कि कहता है जो रात को आर्टिफिशियल लाइट थी जिसमें लिविड ग्लो, एक तेज़ नीली रोशनी थी, कहता उससे बिल्कुल भी अलग थी। ये एक पीलेपन को लिए हुए थी। जब अर्ली मॉर्निंग में जो सनलाइट होती है ना, जिसमें जब सूर्य उदित हो रहा होता है तो जो उसकी येलो लाइट होती है, उस लाइट का जिक्र किया गया है यहाँ पे। दिस लिफ्टेड हायर एंड हायर ऑन टू द डोम ऑफ द स्काई, और ये धीरे धीरे ऊपर आसमान के गुंबद में ऊंचे से ऊंचे यह रोशनी उठती ही जा रही थी। डाइल्यूटिंग द डार्कनेस देयर टिल, डाइल्यूट कम कर रही थी रात के डार्कनेस को भी। ग्रीव पेल, अब जो टू ग्रीव पेल एंड ग्रेजुअली शेड्स ऑफ ब्लू एंड मोव टिंटेड इट लाइटली, और धीरे धीरे जो आसमान का डार्कनेस था वो ख़त्म होता जा रहा था, उसका पीलापन ख़त्म होता जा रहा था, और आसमान में जो नीली और जो कासनी रंग की या जो ग्रे कलर की जो धुंधलका छाया हुआ था, वो भी धीरे धीरे अब रोशनी में तब्दील हो रहा था। द ओल्ड मैन में फ्लैट एंड स्टिल, आदमी अभी भी लेटा हुआ है, बिल्कुल फ्लैट और शांत। गेजिंग अप, आसमान को घूर रहा है। हिज माउथ हैंगिंग ओपन, उसका माउथ बिल्कुल खुला है। एज इफ टू लेट इट पावर इन टू हिम, जैसे कि वो उस कूल एंड फ्रेश एज वाटर, जैसे ऐसे लग रहा है कि वो उस कूल ठंडी हवा को अपने अंदर उड़ेलना चाहता हो, जैसे कि हम कोई ठंडा पानी पीते हैं, उस तरीके से उसका मुंह बिल्कुल खुला है और बिल्कुल शांत और शिथिल हो करके वो लेटा हुआ आसमान को देख रहा है। स्टूडेंट्स, यहाँ इस लाइन का कुछ सिंबॉलिक मीनिंग भी हो सकता है। देन विद द स्वर्ल, और तभी एक स्वर्ल के साथ, एक आप यूँ कहें कि बहुत ही ज़्यादा स्वर्लिंग जैसे घुमावदार होता है ना, जैसे हवा एक राउंड में घूमती तो एक स्वर्लिंग मोशन में, एक मूविंग मोशन में, एक घुमावदार मोशन में। एंड फ्लटर ऑफ फीदर्स, फीदर्स मतलब पंखों के फड़फड़ाने, फड़फड़ाहट के साथ, और एक राउंडिंग मोशन में। ए फ्लोक ऑफ पिजन्स, पिजन्स का एक ग्रुप है। हर्ल्ड अपवार्ड, हर्टल्ड अपवार्ड, आसमान की ओर उड़ता है। एंड सेपरेट आउट अगेंस्ट द डोम ऑफ द स्काई, ऊपर जाके आसमान के गुंबद में चारों तरफ फैल जाता है। ओपेल सेंट, ओपेल सेंट क्या है? बिल्कुल एक पत्थर होता है ये ओपेल सेंट, एक दूध जैसे कलर का या वाइट कलर का पत्थर होता है जो बार बार अपने कलर को चेंज करता है। सनलाइट, उस पत्थर की तरह सूर्य की रोशनी होती है। लाइक स्मॉल पर्स, जैसे कि कोई छोटे छोटे मोती हों। दे कोट द लाइट एज दे रोड, जैसे ही वो ऊपर उठते हैं वो उस रोशनी को जैसे वो पकड़ना चाह रहे हो।
टर्न्ड ब्राइटर टिल दे टर्न्ड एट लास्ट इनटू क्रिस्टल, और धीरे धीरे उनकी जो लाइट है वो जो सूर्य की रोशनी की लाइट है और भी ज़्यादा ब्राइट होती जाती है, और इनटू क्रिस्टल जैसे कि कोई ग्लास हो, इनटू द प्रिज्म ऑफ लाइट, जैसे कि कहते हैं किसी प्रिज्म के थ्रू जब हम किसी रोशनी को देखते हैं तो उसी रोशनी को मान लो वो पकड़ने के लिए वो आसमान की तरफ ऊपर ऊंचे उठे हैं। देन दे डिसअपियर्ड, और आफ्टर सम टाइम वो सारे के सारे जो विजन्स हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं इनटू द सॉफ्ट डीप ब्लू मॉर्निंग, सुबह की जो बहुत ही सॉफ्ट और डीप ब्लूनेस जो आसमान में छाई हुई है उसके अंदर वो सारे के सारे कबूतर हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि वो स्वर्लिंग मीन्स जो घूमते हुए या चक्कर खाते हुए फड़फड़ाते हुए पंखों के साथ जो कबूतरों का एक झुंड है जो तेजी से आसमान के ऊपर उड़ता है और फिर चारों तरफ आसमान के गुंबद में फैल जाता है, वो सारे के सारे उस दूध या पत्थर की भांति लग रहे हैं जो कई तरह के रंग बदलता है। और सूर्य के प्रकाश में वो सारे के सारे पत्थर जो कबूतर हैं वो अलग अलग रंगों के लग रहे हैं, जैसे कि कोई छोटे छोटे मोती जैसे हम आसमान में ऊपर उछालते हैं ना, तो उनमें कई कलर सूर्य के प्रकाश से मिलके जो कई कलर दिखते हैं, सेम उसी तरीके से वो कबूतर लग रहे हैं। और जैसे जैसे वे ऊपर की ओर जा रहे हैं और उनके ऊपर सूर्य की रोशनी पड़ रही है उतने ही वो और ज़्यादा चमक रहे हैं। और अंत में कहता है वो कैसे लग गए हैं, जैसे प्रिज्म से जब आप प्रिज्म से सूर्य की रोशनी को देखते हैं तो उससे वो आपको अलग अलग लाइट्स के स्पार्कल्स लगते हैं ना, मतलब उनकी तरह लग रहे हैं। और फिर आसमान में वो धीरे धीरे ओझल हो जाते हैं। और यहाँ स्टूडेंट्स ऐसा कहीं जिक्र नहीं किया गया कि अंत में है मिस्टर बसु की डेथ हो जाती है, बट हम कह सकते हैं या यहाँ एक इसका सिंबॉलिक मीनिंग यही है कि मिस्टर बसु को स्टिल दिखाया गया है, और जैसे आसमान में जो कबूतर अंत में जाके डिसअपियर हो जाते हैं उसी चीज़ का सिंबलाइज करते हैं कि शायद मिस्टर बसु की सोल भी आसमान में चली गई है या उसकी डेथ हो चुकी है और वो अब डिसअपियर हो गई है। थैंक यू।